Welcome students in your political science online class. Today we are going to start a chapter which is a part of our journey which we have started. We have started a journey of democracy in which we had read about the definition of democracy, the principles of democracy, the constitutional design, the importance of constitution for a democracy. Now, in this chapter we will read about the election of government, how a democratic government is elected, what process takes place, how people elect their representatives, and then the elected representatives form the government. My dear students, democracy is still in its progressing age. Still, democracy has not developed itself completely. There is an international organization to assess the democracy of the world, democracies of the world. The name of the international organization is Inter-Parliamentary Union. प्यारे बच्चों, हमने लोकतंत्र की यात्रा प्रारंभ की। हमने पढ़ा लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की स्थापना कैसे होती है, लोकतंत्र के सिद्धांत क्या है। हमने संविधान के बारे में भी पढ़ा जो लोकतंत्र की आत्मा कही जाती है। आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो बिगिन करने जा रहे हैं, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि लोकतांत्रिक सरकारों का चुनाव कैसे होता है, सरकारों का गठन कैसे होता है, वह कौन सी संस्था है जो चुनावों को संगठित करती है, चुनाव करवाती है और लोकतंत्र के एक प्रमुख स्टेप इलेक्शन को कंप्लीट करती है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि लोकतंत्र शब्द सुनते ही हमारे मन में एक पवित्रता का भाव आ जाता है, क्योंकि अब हमारा विश्व राजतंत्र के क्रूर पंजों से आजाद हो चुका है और शायद ही कोई ऐसा इंसान है जो राजतंत्र के क्रूर शासन की यादों को ताजा करना चाहता है। लोकतंत्र का महत्व इस विश्व में आज इतना बढ़ चुका है कि आज पूरी दुनिया दो भागों में बढ़ चुकी है, लोकतांत्रिक देश और गैर लोकतांत्रिक देश, डेमोक्रेटिक कंट्री एंड नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर डेमोक्रेटिक। क्या आप जानते हैं इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्या नाम है उसका, बतलाइए। इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज का एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या आप उसका नाम नहीं जानते हैं? आप बिल्कुल जानते हैं, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस। 193 देश इसके सदस्य हैं। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, यूएनओ के बारे में पढ़ेंगे, यूएनओ के विंग्स के बारे में पढ़ेंगे, सिक्योरिटी काउंसिल, WHO, यूनिसेफ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वर्ल्ड बैंक, IMF, इन सब के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। आज हमें पढ़ना है कि लोकतंत्र की स्थापना में जनता का महत्वपूर्ण रोल होता है। जनता अपना बहुमूल्य वोट देकर अपने सरकार को चुनती है। यह सरकार चुनने की प्रक्रिया, यह सरकार चुनने का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट देशों में डिफरेंट होता है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले इस संस्था के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। तो मैं कह रहा था कि आज हमारा वर्ल्ड डिवाइड हो चुका है टू पार्ट्स में।
डेमोक्रेटिक नेशंस एंड नॉन डेमोक्रेटिक नेशंस। नॉन डेमोक्रेटिक नेशंस में आएंगे, जो नॉन डेमोक्रेटिक नेशंस होंगे उनमें कैसी सरकारें होंगी, आप में से कोई बतलाइए। नॉन डेमोक्रेटिक नेशंस में कैसी सरकारें होंगी? वेरी गुड, या तो मोनार्कियल होंगी या फिर बहुत अच्छे, आपने सारे कंसेप्ट को अपने दिमाग में रखा है, या तो फिर डिक्टेटरशिप। मोनार्कियल का एग्जांपल सऊदी अरब और डिक्टेटरशिप का एग्जांपल नॉर्थ कोरिया को ले सकते हैं, ठीक है। पर विश्व के मुख्यतः देश, most countries of the world are democratic today, and to assess them on the basis of their election process, on the basis of their working, there is an international organization which is known as Inter-Parliamentary Union। यह एक संस्था है जो विश्व के सारे लोकतंत्रों का मूल्यांकन करती है, चुनाव प्रक्रिया के आधार पे, लोकतांत्रिक तरीके के काम करने के आधार पे, सरकार के क्रियाकलाप के आधार पे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट इवन इंडिया विच इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, है ना, यू ऑल नो दैट इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, बट इंडिया हैज ऑल्सो नॉट गॉट फुल मार्क्स। इस संस्थान ने इंडिया को भी फुल मार्क्स नहीं दिए हैं। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अभी भी हमारे लोकतंत्र में बहुत सुधारों की जरूरत है। हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, इस संस्था ने किसी भी देश के लोकतंत्र को फुल मार्क्स नहीं दिए हैं अपने असेसमेंट में, तो इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अभी भी लोकतंत्र जो है अपने विकासशील अवस्था में है। डेमोक्रेसी अराउंड द वर्ल्ड ग्लोबली is in its developing stage. Many more steps, many more reformations has to be done. Okay? तो बच्चों, आज हम टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। हमारे देश में 1952 से सिंस 1952 जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं। मैं आगे चलकर आपको टाइप ऑफ इलेक्शंस बतलाऊंगा। जो मैं अभी एक शब्द लिख रहा हूं जनरल इलेक्शंस, हो सकता है ये शब्द आपकी समझ में ना आए, या फिर आप ये पूछ सकते हैं कि सर क्या दूसरे प्रकार के भी इलेक्शंस होते हैं? हाँ, बिल्कुल होते हैं, जो मैं बतला भी चुका हूँ और मैं बतलाऊंगा भी आगे चलकर। 1952 से हमारे यहाँ जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं। पहले लोकसभा का इलेक्शन और साथ ही साथ विधानसभाओं का इलेक्शन एक साथ होते थे। अब से पॉज द वीडियो। 52 से हमारे यहाँ इलेक्शंस होते आ रहे हैं। पहले लोकसभा का इलेक्शन और विधानसभा का इलेक्शन, यानी लोकसभा का इलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने के लिए और विधानसभा का इलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट्स बनाने के लिए एक साथ होता था बेटा, एक ही साथ होता था, देश का पैसा बचता था, है ना। अब आप लोकसभा के लिए भी वोट करने जा रहे हैं और आप विधानसभा के लिए भी वोट करने जा रहे हैं। पर प्रॉब्लम कहाँ से हो गई शुरू? 1963 या 62 के आसपास कुछ राज्यों में बीच में ही विधानसभा भंग हो गया। बीच में विधानसभा कैसे भंग हो जा सकता है, या बीच में लोकसभा कैसे भंग हो जा सकता है? सरकार का टर्म 5 साल का होता है ना, और कभी कभी सरकारें 5 साल से पहले गिर जाती हैं ना, तो इलेक्शन करवाना पड़ता है। अब इलेक्शन का टेन्योर 5 साल का है, पर हमने ये इलेक्शन 2 साल पे ही करवा दिया। प्रॉब्लम क्या हो गया बेटा? हमने पूरे देश का इलेक्शन करवाया, लोकसभा का भी, केंद्र में सरकार बन गई, और सारे विधानसभा का भी हमने इलेक्शन करवाया। और 1963 में क्या हुआ बेटा कि कुछ राज्यों के विधानसभा की सरकारें बीच में ही गिर गई।
हो सकता है समर्थन वापस ले लिया हो, समर्थन से बनी हो सरकार वापस ले लिया हो, बीच में ही सरकारें गिर गई। अब मान के चलिए कि अगर 2 साल ही हुए हो इलेक्शन हुए, तो बाकी राज्यों की सरकार अगले 3 साल तक चलेगी। अब इस राज्य की सरकार को क्या 3 साल तक वेट कराया जाएगा? नहीं कराया जा सकता है। 3 साल तक राष्ट्रपति शासन भी वहां नहीं रखा जा सकता है ना। तो वहां पर इलेक्शन करा दिया गया इन 2 राज्यों में, और उसी समय से ये सिस्टम शुरू हो गया कि केंद्र का चुनाव यानी लोकसभा का चुनाव और राज्य विधानसभा का चुनाव एक साथ नहीं हो पाया। इसलिए अभी आप देखते होंगे कि लोकसभा का चुनाव अलग होता है और अलग अलग राज्यों का विधानसभा चुनाव अलग होता है। हमने सुधारों की बात की है, डेमोक्रेसी में सुधारों की बात की है, और इलेक्शन भी डेमोक्रेसी का एक कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है। तो सुधार हमें इलेक्शंस में भी करने पड़ेंगे ताकि हमारे देश का पैसा भी बचे, लोगों का समय भी बचे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का यह प्रयास है कि फिर से सारे राज्यों के विधानसभाओं का चुनाव और लोकसभा का चुनाव एक साथ कराया जाए। आप सभी बच्चे जानते हैं कि चुनाव कराने में बहुत खर्च होता है, राज्य का पैसा, देश का पैसा बहुत खर्च होता है। अगर वो चुनाव एक साथ करा लिए जाएं तो देश का बहुत पैसा बचेगा और वो पैसा हमारे देश के विकास में लग सकता है। चलिए, चैप्टर 1 में हमने देखा कि डेमोक्रेसी में ये पॉसिबल नहीं है कि पीपल डायरेक्टली गवर्न करें। क्या पॉसिबल है? 140 करोड़ आबादी है हमारे देश की। क्या पॉसिबल है कि ये 140 करोड़ लोग खुद अपने पे गवर्न करें? और खुद अपने पे गवर्न हम कैसे कर सकते हैं? तो कैसे भाई गवर्नमेंट कैसे चलेगा? हम पर गवर्न कौन करेगा? हम पर शासन कौन करेगा? हमारे लिए सुविधाओं को कौन जुटाएगा? स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रोड कौन बनाएगा? इसके लिए अभी जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है वो है रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी जो सरकार सबसे ज्यादा प्रैक्टिस में है वो है रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बेटा, हमारे देश में या विश्व के और कुछ देशों में जैसे ब्रिटेन में, पाकिस्तान में, न्यूजीलैंड में, इन सारे देशों में रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी भी इसको आप कह सकते हो, और इट इज ऑल्सो नोन एज और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी इसको कहा जाता है। क्योंकि ऐसे प्रकार की सरकारों में पार्लियामेंट या आपके चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स काफी पावरफुल होते हैं, है ना। सरकार का कोई एक हेड होता है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं होता क्योंकि उस पर अंकुश पार्लियामेंट का और आपके चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स का होता है। इसको हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। क्या आप में से कोई बदला सकता है कि रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? अभिषेक, क्या आप बता सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे काम करती है? क्या होता होगा इसमें? ठीक है, मैं बदलाता हूँ। रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। अगर लोकसभा के लिए इलेक्शन हो रहा है तो आप लोकसभा के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे। तो आप कह सकते हैं कि सर चुनने की प्रक्रिया ही इलेक्शन कहलाता है। हम आगे बढ़ेंगे कि ये इलेक्शन कैसे होता है, इस इलेक्शन में कौन वोट देते हैं, कौन खड़े हो सकते हैं, खड़े होने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, जीतने की एलिजिबिलिटी क्या है, जीत कर कहाँ जाते हैं। तो मोटे तौर पे आपको बताया कि आपने रिप्रेजेंटेटिव चुना। जिस पार्टी का सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होगा, है ना,
545 सीटें हैं हमारे लोकसभा में। कितनी सीटें हैं? 545। There are 545 seats in our Lok Sabha. And the party which will get majority means the party which will get more seats in the Lok Sabha election. The criterion is 50% plus 1. If they get 272 seats, in simple words we can say that if there 272 candidates win the election, they are in majority and they will be asked by the president to form the government. They will elect their leader among themselves and the elected leader will be appointed as the prime minister, who is the head of the government, and on the advice of the prime minister the president will appoint other ministers. जो पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीत कर आएंगी, नियम है कि सरकार बनाने के लिए आपको आधे से एक ज्यादा होना चाहिए। 272 जादुई आंकड़ा है। इलेक्शन के टाइम में आप लोग देखते होंगे, रिपोर्टर्स लोग बोलते हैं जादुई आंकड़ा। 272 सीटें एक जादुई आंकड़ा है। जिस भी पार्टी को लोकसभा में 272 सीटें प्राप्त हो जाएंगी, वो पार्टी सरकार बनाती है। वो पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या फिर सिंगल लार्जेस्ट कोalition भी कहा जाता है। आजकल तो बहुत सारी पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती हैं। हमारे देश में 2 प्रमुख कोalition है ना बेटा, क्या आप नाम बतला सकते हो उन दोनों कोalition का? एक एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। क्या नाम है इसका? नेशनल डेमोक्रेसी अलायंस। आप में से कोई बतलाइए कि ये एनडीए में कौन कौन सी पार्टियां शामिल हैं? बीजेपी इसमें शामिल है बेटा, बीजेपी, जेडीयू है ना, इसमें आपकी वीआईपी, इसमें हम है ना, तुम करके कोई पार्टी नहीं है, हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, ये होगा इसके लिए। और भी बहुत सारी पार्टियां इसमें शामिल हैं एनडीए में। और दूसरा एक प्रमुख अलायंस हमारे यहाँ बेटा है यूपीए। इसको कहा जाता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव। आप चाहे तो नोट कर ले सकते हैं अपने बुक में पेंसिल से। You must carry a pencil in your classroom or you can carry a notebook to note down the facts which are being given here. United Progressive Alliance, इस अलायंस की लीडर पार्टी है कांग्रेस और इसमें आरजेडी है, इसमें तृणमूल कांग्रेस है, इसमें एआईडीएमके है, इसमें सीपीआई है, इसमें सीपीआईएम है, फॉरवर्ड ब्लॉक है। यूँ कह सकते हैं कि एनडीए के अपोजिट जितनी सारी पार्टियां हैं वो सब यूपीए में। तो मैं ये कह रहा था, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होता है या फिर जो सिंगल लार्जेस्ट कोalition होता है, उसको सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति आमंत्रित करते हैं। वो सारे सांसद, जिन प्रतिनिधियों को हम लोकसभा के लिए चुनते हैं, वो सांसद कहलाते हैं। The representatives which are elected for our Lok Sabha are known as MPs, member of parliament। ये जो बेटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ये आपस में अपना नेता चुन लेते हैं और जिसको नेता चुनते हैं, राष्ट्रपति उनको प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाते हैं और उन प्रधानमंत्री के सलाह पर बाकी विभागों के मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमारे प्रतिनिधि चुने जाते हैं, उन चुने गए प्रतिनिधियों का क्या काम है, वो प्रतिनिधि राजनीतिक पार्टियों से बिलोंग करते हैं, राजनीतिक पार्टियां क्या होती हैं, राजनीतिक पार्टियों का काम क्या है, हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा इलेक्शन डेमोक्रेटिक है, इलेक्शन में अनफेयर मीन्स, है ना, पहले सुनते थे ना बुत कब्जा हो गया, तो ये अनफेयर मीन्स क्या है, वोट बिक जाना क्या है ना। वो गाना है राज कपूर की फिल्म का, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। तो माटी के मोल तो नहीं, पर आजकल लोग पैसे के मोल बिक रहे हैं, वो भी तो माटी के ही समान है, कागज है ना।
और बाकी का जो ये चैप्टर का हिस्सा है वो हमारे इलेक्शन प्रोसेस को एसेस करता है कि क्या हमारा इलेक्शन प्रोसेस डेमोक्रेटिक है, नॉन डेमोक्रेटिक है। हम इलेक्शन के हर एक स्टेज के बारे में पढ़ेंगे, नोटिफिकेशन, नॉमिनेशन, इलेक्शन, काउंटिंग एंड फाइनली द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये जो सारे स्टेजेस हैं इलेक्शन के, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। लास्ट में हम एसेस करेंगे कि क्या भारत में इलेक्शन फ्री और फेयर है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, आजाद इंस्टीट्यूशन है, जो इलेक्शन के समय बहुत पावरफुल हो जाता है। और बेटा वो इंस्टीट्यूशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर ऐसे है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बेटा इसका स्ट्रक्चर है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, आप CEC कह सकते हैं, और इनके अधीन 2 इलेक्शन कमिश्नर और होते हैं। ठीक है, 2 इलेक्शन कमिश्नर और होते हैं। अभी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील अरोड़ा हैं, सुशील चंद्र, माफ करेंगे, अभी हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो सुशील चंद्र हैं। इनके पहले सुनील अरोड़ा साहब थे। आप लोगों ने काफी फेमस इलेक्शन कमिश्नर TN सेशन का नाम सुना होगा, अगर आप इतिहास की बातों को जानने का प्रयास करते हैं। TN सेशन साहब एक ऐसे इलेक्शन कमिश्नर थे जिन्होंने गरीबों को पहली बार यह एहसास कराया कि वोट डालना क्या होता है। नहीं तो पहले तो गरीबों को वोट डालने नहीं दिया जाता था, उन्हें बूथ पर जाने भी नहीं दिया जाता था, उन्हें बूथ देखने भी नहीं दिया जाता। और उन्होंने भयमुक्त वातावरण में इलेक्शन करवाया, पारामिलिट्री फोर्सेस की नियुक्ति करी, लगातार फोर्सेस का पेट्रोलिंग हुआ, जिसके रिजल्ट में बहुत परिवर्तन आया। जो सरकारें कंटिन्यू गद्दी पर बैठ रही थी उन बदलाव आ गया। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को पढ़ें, इसके बारे में पता करें। और बच्चों, कोरोना फिर से फैल रहा है, इसलिए स्टे अलर्ट एंड स्टे सेफ। दैट्स ऑल, थैंक यू।